द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर सैयद नदीम अहमद। इनके पेरेंट्स का ताल्लुक इलाहाबाद से था, जिसका आजकल नाम प्रयागराज है। ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यानी गुर्दे के अमराज के माहिर हैं, और इन्होंने कराची में सिंध मेडिकल कॉलेज कायम किया और टेक्सास में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जो तंजीम है अपना, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और मेडिसिन के साथ साथ सियासी उमूर में भी गहरी दिलचस्पी लेते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप 1984 से अमेरिका में हैं, तो उस वांटेज पॉइंट से बताइए हमें कि पाकिस्तान का क्या मसला है कि छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो हमसे कितना आगे निकल गए। यूएई को देख लीजिए, सिंगापुर को देख लें, साउथ कोरिया को देख लें। आज साउथ कोरिया की इकोनॉमी जो है वो रूस की इकोनॉमी से बड़ी है, और हमारी हालत ये है कि हम $1 अरब के लिए कभी सऊदी अरब के पास जाते हैं, कभी यूएई के पास जाते हैं, और कभी आईएमएफ के पास जाते हैं। तो हम कैसे इस हालत को पहुंचे? बहुत बहुत शुक्रिया शकील चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मद्दू करके मेरी ज़रा नवाजी है आपकी और मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, और मुझे मौका दिया कि मेरे ख़यालात दुनिया के सामने आ सकें। आपका प्रोग्राम पूर्ण दुनिया भर में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अमेरिका का मैं आपको बोल सकता हूँ और कराची का बहुत लोग देखते हैं। आपका नाम अजनबी नहीं है, तो मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप शुक्रिया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान का मसला क्या है, यही सवाल है ना, अगर मैं सही समझाऊँ? बिल्कुल सही। देखिए, आपने अपने सवाल के अंदर मुझे जवाब दे लिया था कि लोगों से भीख मांग रहे हैं, लोगों से कर्जे ले रहे हैं, पूरे मुल्क की इकॉनमी बाहर के पैसों पे चल रही है कि अमेरिका देगा तो चलेगी, सऊदी देगा तो चलेगी। बाहर के मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी जैसे मेरे जैसे बाहर आए हुए हैं लोग, वो पैसे भेजेंगे, जिसको मेरा ख्याल फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। दुनिया में मैं नहीं समझता, दुनिया में जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक, हो सकता है एक आध मुल्क हो, दुनिया में किसी मुल्क का बजट फॉरेन रेमिटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ना कर्जों पे डिपेंड करता है, ना फॉरेन रेमिटेंस पे डिपेंड करता है। तो आप सोच लीजिए, पाकिस्तान का मेन मसला अपने सवाल के अंदर आपने जवाब खुद ही दे लिया था। सबसे बड़ा मसला ये है। जी डॉक्टर साहब, ये मुझे भी बहुत हैरत होती है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ये हमेशा कहा करते थे, जी 90 लाख हमारे जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो 22 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं, क्या वो झक मार रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे? बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, सही, बिल्कुल। आपके सवाल आपके जवाब है। आपके सवाल बहुत खूबसूरत आपने कहा। देखिए, इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड करूंगा कि सिर्फ इमरान खान को आप मत कहें। इमरान खान बहुत बुरे आदमी है, मैं मान रहा हूँ। उन्हें झूठे वायदे के यू टर्न लिए, रियासत मदीना मजहब का तड़का लगाया, वतन का तड़का लगाया, फौज का सहारा लिया, ये लिया वो लिया। लेकिन ये पूरा माशरा, जो हमारे सियासी माशरे की बात कर रहा हूँ मैं, आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। जब मैं माशरा कहता हूँ तो सियासतदानों का जो एक तबका है और जो हुक्मरानों का तबका है, उनमें ये बीमारी बदरजाए उत्तम मौजूद है। हम वो सब जिम्मेदार हैं। इमरान खान भी जिम्मेदार है, नवाज शरीफ भी उतने जिम्मेदार है, जरदारी भी, मौलाना मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, असफंदर अली खान साहब भी, अब मैं कितने नाम लूँ, अल्ताफ हुसैन भी, ये सब जिम्मेदार हैं इस तबाही के और बर्बादी के। और अब देखिए कितनी शर्म की बात है, जब इनको आईएमएफ से कर्जा मिल जाता है ये खुशियां मनाते हैं। जैसे भीख फकीर को, जब भी, मुझे जुमला बुरा है मैं बोलना नहीं चाह रहा, जब हमें मिल जाता है पैसा तो कर्जा मिल गया, लोग कर्जा लेते हैं तो शर्मिंदा होते हैं, और ये कर्जा मिलते हैं खुशियां मनाते हैं, और फकरिया कहते हैं हम कर्जा लेके आए उनकी शराइत पे या अपनी शराइत पे। तो आपके सवाल में सारे जवाबात खुद ही मौजूद हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। बस मैंने इतना एडिशन किया कि इमरान खान को आप सिर्फ एक अकेले, इमरान खान भी बहुत बुरे हैं, जैसे जरदारी नवाज और दीगर जो लीडर, अल्ताफ हुसैन और ये सब, मौलाना फजलुर रहमान, जिनके सब के नाम ले लिए, सब एक थैली के चटे बटे हैं, और ये सब जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की तबाही के। और उनमें जो उनके अपने मददगार भी कुछ अदारे हैं कभी कभार जो करते हैं मदद,
बहरहाल ये तो सर हम इस उसमें से कैसे निकलें? क्या हमारी किस्मत खराब है? क्या करें फिर? कहाँ जाएं? बहुत खूबसूरत सवाल है। आपने ऐसा खूबसूरत कैसे निकले, आप सवालात ऐसे चुन चुन के ला रहे हैं कि बिलियन बिलियन डॉलर के सवाल आप ला रहे हैं जिनका जवाब एक मीटिंग में और चंद नशिस्तों में चंद मिनटों में नहीं दिया जाता। देखिए, निकलने की एक ही तरकीब होती है। जिस दिन आप कर्जा लेना बंद कर देंगे, जिस दिन आप अपने घर के बजट को देखकर बजट बनाएंगे। अब आज देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक चीज का हवाला देना, मैंने एक मजमून लिखा था, इस मुल्क को एक अम्मा की जरूरत है, एक औरत की जरूरत है, घरेलू खातून की। याद होगा हमारे घरों में अम्माएं होती थी, अब्बा तनख्वाह लेके आते थे, अम्मा के हाथ में थमाते थे और इस तरह बेपरवाह हो जाते थे कि अब उनका घर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। अम्मा उसी पैसे पे, वो मजमून मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। राइट। तो वो अम्मा पूरा बजट बनाती थी कि बच्चे की फीस जानी, इतना खाना आएगा, गोश्त बनेगा। तो हमें अपने वसाइल को और मसाइल को दोनों को देखते हुए बजट बनाना चाहिए। हम ये कर्जा लेना बंद कर दें। कई मुल्कों को, मैं नाम सन याद नहीं रहेगा, अमेरिका है, बरतानिया है, इंडिया का बतला दूं। इंडिया की इकॉनमी एक जमाने में अर्लीज, मैं भूल गया सन, मैं ज्यादातर उसमें इतनी बुरी थी, जी आप सोच नहीं सकते। मैं पढ़ रहा था, मैं हैरान रह गया था, ये तनख्वाहें कहाँ से दे रहे हैं। $1 बिलियन थी, पता नहीं उसका रिजर्व जिसको हम कहते हैं, मुझे याद नहीं ठीक से ये 1 ये बिलियन का कितने जी का। ये जो क्राइसिस है 1990 का था और 1991 में पहली दफा इंडिया को आईएमएफ के पास जाना पड़ा था और उन्होंने बहुत ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस इंपोज की थी इंडिया पे। और वेरी उसके गुड, बाद याद आ जी गया। उसके बाद इंडिया ने तौबा कर ली थी कि आइंदा हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। उनको फिजिकली अपना बहुत सारा सोना जो था वो इंग्लैंड और गिरवी, स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखवाना पड़ा था। जहाज लेके, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन थे जो सोना लेके गए वहां। हाँ हाँ, मैं तो अमेरिका में, मुझे याद है, यही यही वाक्य मैं कोट कर रहा था, जी यही जी वाक्य कोट कर रहा था। वेरी गुड, बिल्कुल। तो ये आपके सवालों में आपके जवाब हैं। हम ये कर्जा लेना बंद कर दें। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान में फर्क क्या है? इंडिया के लीडर स्टेट ओरिएंटेड है, रियासत ओरिएंटेड है, पर्सनल सियासत ओरिएंटेड नहीं है। पर्सनल सियासत गेन कि हम वजीर आजम रह जाएं या हम ये हो जाएं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आप देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त उसकी जो एक्चुअल रिजर्व है, जो हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत अंदाजा ऊपर नीचे हो, 8 बिलियन है। बाकी जो वो शो करते हैं वो सऊदी अरब का कर्जा है, चाइना का कर्जा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक्चुअल जो मैंने पढ़ा है, अपने तौर पे देखा है, 8 बिलियन है। और इंडिया का है 682 बिलियन। खैर चलिए, इंडिया से हम कंपैरिजन नहीं करते। इस बुरे हालत में जहाँ पे तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वहाँ पे वजीर आजम की अय्याशी देख लीजिए, शहबाज शरीफ की हो या इमरान खान की हो, पार्लिमान असेंबली की, पार्लिमान में जो होते हैं, असेंबली होते हैं, पार्लिमान के मेंबर्स की, मेम्बरान पार्लियामेंट की अय्याशियाँ देख लें, उनके अखराजात देख लें। मैंने एक आदमी को हायर किया था, शकील चौधरी साहब, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उसको पैसे भी दिए थे कि आप मेरे लिए एक रिसर्च करो, ये अखराजात इन पे कितना आता है। अब मैं भूल गया, अरबों में थे, महीने में अरबों। अगर ये सारे अखराजात कट डाउन कर दिए जाएं तो आप यकीन करें, आपको लोन देने की नहीं, लोन लेने की नहीं, लोन देने की जरूरत पड़ेगी। यार, किस मुल्क को हम पैसा दें? इतने ये आज भीख मांग रहे हैं, घुटनों के बल गिरे हुए हैं। और वहां पे ये अय्याशियां चल रही कि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, 50-50 गाड़ियों, प्रोटोकॉल, वजीर, असेंबली मेंबर अय्याशियां कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? नॉट ऐसे एट ही हो ऑल जी। ना, ऐसे ही हो कि हमारे पास ट्रिपल सूट में जा रहे हो और मर्सिडीज में सवारी कर रहे हो, बच्चे घर में भूखे हो, उन पे बीवी के सर पे दुपट्टा ना हो, बच्चों के पास कपड़े ना हो, अब्बा मर्सिडीज में घूम रहे हैं और सूट, 3 पीस सूट पहने हुए हैं। ये ऐसे ही हाल है। मैं क्या बोल सकता हूँ आपके सामने पाकिस्तान के हाल, मैं आपसे क्या बोलूँ? अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनमें एक कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट जो है वो इंडिया के साथ हमारी हॉस्टिलिटी भी है। कि अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होते तो हमें डिफेंस पे इतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत पेश ना आती।
और अगर हम उनके साथ ट्रेड कर रहे होते तो उसके भी बहुत फवायद होते। और जैसे इंडिया काफी अरसे से हमसे मांग रहा है कि हम उनको रास्ता दे दें अफगानिस्तान और सेंट्रल अमेरिका तक का, तो उससे भी हमें काफी इनकम हो सकती है। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत नहीं है? देखें, एक मुझे आपके तमाम जो सवालात का खुलासा है, एक शेर मुझे याद आ रहा है। ज़रा शेर के वज़न में मैं ज़रा कमज़ोर हूँ। मेरी वालिदा कहती थी लिल्लाह के लिए मत पढ़ा करो, तुम जी। तोड़ देते हो, लेकिन पढ़ दूंगा। खासाने खास रसूल पर अजब वक्त आन पड़ा है। खासाने खास रसूल पर अजब वक्त आन पड़ा है, अब वक्त दुआ है। खासाने खास पर अजब वक्त आन पड़ा है, उम्मत पर तेरी अजब वक्त आन पड़ा है, अब वक्त दुआ है। ये एक है कि अब वक्त दुआ है, उम्मत पर तेरी अजब वक्त आन पड़ा है। देखिए, मैं आपके सबसे पहले तो ये कहूँगा, आपके हर सवाल में आपका जवाब है। इंडिया की आबादी कितनी है? 100 गैर मुताद अंदाजे के मुताबिक, मेरे लिहाज से जो मैं ऐसे देखता रहता हूँ, 1.5 अरब की आबादी है मेरा ख्याल है, क्योंकि वहाँ सेंसस तो इतने कामयाब कहीं भी नहीं होते। अभी सेंसस होने वाला है, जो एस्टिमेट मैंने देखा है उसमें कुछ 140 करोड़ कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होगी। और ये भी कहा जा रहा है जी कि अगले साल जो है इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना से आगे निकल जाएगा आबादी में अगले साल। बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल में, यही मालूमात में आपका जवाब है। आप मुझे बतलाइए कि पुराने ज़माने में लोग सफ़ीरों को किस लिए भेजते थे? सियासी मामला तय करने नहीं भेजते। जाके देखो वहाँ पे क्या ज़रूरत है, रेशम की ज़रूरत है, मसाले की ज़रूरत है, तो फिर हम वही एक्सपोर्ट। 1.5 अरब की आबादी हमारे करीब है, सीधे हाथ के ऊपर मशरक़ में। 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी मंडी तो पूरी दुनिया में हमें नहीं मिलेगी। राइट। हम उससे ताल्लुकात कैसे ख़राब रख सकते हैं भाई? मेरी समझ ही में नहीं आती है। ये साइंस मेरी समझ से बाहर है कि 1.5 अरब की आबादी से हम एक मामूली मसले के ऊपर या बहुत अहम मसले के ऊपर या एक मसले के ऊपर हम पूरे ताल्लुकात बिगाड़े हुए हैं। और दूसरी आपकी बात का जवाब है कि जंग में क्या, देखिए, तामीर कभी भी जंग की हालत में नहीं होती। ब्रिज कभी भी जंग की हालत में नहीं बनाई जाती, इमारतें नहीं बनाई जाती जब हालत जंग में होते। तामीर हमेशा अमन में होती है, तरक्की हमेशा अमन की हालत में होती है। तो हम हर वक्त अगर हालत जंग में रहेंगे और टेंस रहेंगे, हमारा क्या, कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल आप समझ गए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया से मैं अगर मैं वजीर आज़म हूँ, अल्लाह करे, तो मैं, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, लेकिन तमाम पाकिस्तानियों को आपके तबस्सुस से मुखातिब करके कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो जो भी अदारा हो, उसके लिए भलाई ये होगी कि मैं बॉर्डर खोल दूंगा। मैं कह दूंगा खुला है बॉर्डर, इंडियन आए, हमें ना जाने दे, हमें कोई परवाह, आप आइए, पासपोर्ट दिखाइए, तिजारत कीजिए, हम भी तिजारत करेंगे, हमको भी मौका दें। कश्मीर का इशू अगर आप पाकिस्तानी समझते हैं ऐसा है तो ठीक है, बर्निंग है तो उसको पीछे डाल देते हैं, समझे, बैक बर्नर पे डाल देते हैं, बाद में हल कर लेंगे टेबल पे बैठ के। कभी भी फिलहाल 75 साल से तो हल नहीं कर पाए। कश्मीरियों को भी तंग करा, अपने आप को भी तंग करा, इंडिया से भी दुश्मनी ली। तो मेरे अगर बस में हो, मैं तो एक्सट्रीम की आपको बतलाऊं, मैं तो बॉर्डर खोल दूं। हमें इंडिया से क्या है? हमारे और आपका हर मजहब, न सिर्फ इस्लाम बल्कि हिंदू मजहब, बल्कि बुद्ध की तालीमात यही है कि अपने पड़ोसी से खुशगवार ताल्लुकात रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो, उसका ज्ञान रखो। तो हमें तो, मैं नहीं समझते कि हमारे इंडिया से कोई दुश्मनी है। आप अगर एक पंजाबी को देख लें, वेस्ट पंजाब के, मैं तो इंडिया गया हूँ ना, पंजाब के रास्ते भी गया हूँ, और ईस्ट पंजाब के, आप यकीन माने कोई फर्क ही नहीं है, सिर्फ उनकी तहजीब में फ़र्क है। ईस्ट पंजाब का जो पंजाबी है इतना महज़िब है कि शर्मिंदगी हो जाती है। ये नहीं कि वो पंजाबी है या वो हिंदुस्तानी या यूपी का है, वो इसलिए कि उनकी तहजीब ही डिफरेंट है, तहजीब ही डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही। शक्ल में जाइए आप, पैजामा कुर्ता शलवार पहन लीजिए, आप भी लगेंगे वही उन्हीं के मिले हुए। ज़बान एक है, कल्चर एक है, तहजीब एक है, खाने एक हैं, हर चीज़ एक है। तो अगर जिसे कहते हैं दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये है मेरा कहना। जी डॉक्टर साहब, आज से 3-4 साल पहले की बात है कि जनरल कमर बाजवा साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए ये कहा था
कि मैंने अपने एक इदारे से ये रिसर्च करवाई है और मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि ट्रेड अगर होती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो किस मुल्क का फायदा ज्यादा है। तो मुझे मेरे अपने इदारे ने अपनी रिसर्च की बुनियाद पे ये कहा था कि पाकिस्तान का फायदा ज्यादा है। लेकिन बहुत हैरत ज्यादा। ये होती है कि इसके बावजूद हमारी पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आया, जबकि कहा जाता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं फॉरेन पॉलिसी के और इस तरह एक्सटर्नल ट्रेड के, वो मिलिट्री लीडरशिप की मर्जी के बगैर नहीं लिए जा सकते। तो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स क्यों नहीं फिर ये कर पाई कि अगर मिलिट्री चीफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। ये बहुत हैरानी की बात है। देखिए, मैं इस चीज का जवाब सिविलियन गवर्नमेंट की जानिब से तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें हम सब का कसूर है, क्योंकि बड़े माजरत के साथ हम हिंदू दुश्मनी के ऊपर लोगों को परवान चढ़ाते हैं, पाकिस्तान में गलत तारीख पढ़ाते हैं और उनको गलत तारीख पढ़ा के हिंदू दुश्मनी के ऊपर गज़वा हिंद और इस टाइप के जज्बाती नारों से उभारते हैं। मुसलमान हिंद और मुसलमान, हिंदू मुस्लिम की जंग है और इसके ऊपर उभारते हैं। तो देखिए, अंदरूने खाना क्या होती है दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट, ये फौज, ये सियासत। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ फौज को मोरिद इल्ज़ाम नहीं करार देते। देखिए, हमारे अंदर क्या है, हमारी याददाश्त कमज़ोर है। आवाम की बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ फौजी थे, मार्शल डिक्टेटर थे, वो अलीगढ़ गए थे मिलने वाजपेयी से, आपको आगरा, याद है? आगरा जी, सॉरी, आगरा गए थे, आगरा गए जी। थे और उन्होंने कश्मीर के मसले पे बात की थी। समझौता एक्सप्रेस चली थी, शायद उसी जमाने में चली थी समझौता, और बस चली थी मोहब्बत की। वाजपेयी इधर आए थे, उधर के लोग भी आए थे पाकिस्तान घूमने। एक बहुत बड़े वो थे जिनके ऊपर कायदे उसके कायदे आजम के कत्ल के इल्ज़ाम थे, एडवानी, नहीं एडवानी, एडवानी थे, पता नहीं कौन थे, मैं नाम भूल जी। गया उनका। उनके मिनिस्टर थे, वो रो रहे थे। वो पाकिस्तान को याद कर, मैं तो यहाँ के पाकिस्तान से मेरा हम्म, ताल्लुक है। तो हम्म, दोनों तरफ के लोग हैं ना, हम्म। वो मिलना चाहते हैं। अब अंदरूनी खाना क्या पॉलिटिक्स क्या नहीं होती, तो ये सियासतदान, इनके अपने मफादात हैं, कोई ना कोई। तो वो हमारे सियासतदानों के अंदर ये है कि फलाई काम का सहारा लेने के बजाय, कंस्ट्रक्टिव काम करने के बजाय दुश्मनी के ऊपर अपनी सियासत को खड़ा करते हैं कि वो इतना खराब है तो हम इतने अच्छे हैं, अगर 50 खराब है तो हम 25 खराब है तो हम बेहतर हो गए। बेहतर, बद और बदतर की और तलाश में होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारे और इंडिया के अंदर और जहां तक किसको फायदा होगा, आप एक चौथी जमात के बच्चे से पूछ लीजिए, भाई तुम्हें 1.5 अरब की आबादी का एक पूरी मंडी मिल रही है, 1.5 अरब की मंडी मिल रही है, कहीं जाना भी नहीं है। हम तो दुनिया से सारी कहेंगे बंद कर दो, दुनिया से जाए, सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल, इनसे करो, जमीनी रास्तों से करो। तो एक चौथी जमात का बच्चा आपको जवाब दे लेगा किसका फायदा है। इंडिया तो आगे बढ़ गया है, इंडिया तो अमेरिका में छा गया है, दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में इसकी मसनूआत बिक रही हैं। जाके आप देखें, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ भी उसकी चीज़ें आ रही हैं, फल आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं। उसने तो अपनी मार्केट बढ़ा ली। मुसलमान ममालिक में उसने अपनी मार्केट बढ़ा ली है। तो बहरहाल, मतलब ये तो चौथी जमात का बच्चा आपको बता देगा कि किसका फायदा होता है। सर, आपको ये भी पता होगा कि आज इंडिया की जो कंपनीज हैं, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई अजीम प्रेम जी की, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो अमेरिकियों को, कैनेडियंस को, यूरोपियंस को जॉब दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक जमाने सऊदी अरब में था। बिल्कुल यस। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सर, आपने इंडिया जो ये बहुत, बात की, पंजाबियों की बात की, तो हमारे यहाँ एक मजहबी स्कॉलर थे डॉक्टर असरार अहमद। उन्होंने एक दफा शुक्रिया। उन्होंने एक दफा डिस्क्लोज किया कि मेरा भाई लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था, गालबन फलसफे में। तो मैं उनसे जब भी मिलने जाता था हॉस्टल में, जब खाने का वक्त होता था तो मैं वहां जाता था, तो देखता था कि मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब के बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स, वो एक टेबल पे बैठे होते थे, और मगरबी बंगाल और मशरकी बंगाल के बच्चे, स्टूडेंट्स, एक टेबल पे बैठे होते थे। लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप है, कितना हाँ, पावरफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जो जमीनी रिलेशनशिप होता है, जो और लैंग्वेज का होता है, वो मजहब से ज्यादा ताकतवर होता है। मजहब की कोई जबान नहीं है, मजहब का कोई कल्चर नहीं है। मजहब जिस मुल्क में जाता है वहीं की जबान अपना लेता है, वहीं का कल्चर अपनाता है। लेकिन जो जबान का रिश्ता है, जो कल्चर का रिश्ता है, तहजीबों का रिश्ता है, वो एक बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है, जमीनी रिश्ता। या आप बात माने या ना माने। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल। या मैं अमेरिका में देखता हूँ, अमेरिका में देखता हूँ, जो जी। जबान का रिश्ता है, जो कल्चर का रिश्ता है, तहजीब का रिश्ता है,
वो आपको मजहब में नहीं मिल सकता, इतना स्ट्रांग नहीं होता। इसी वजह दुनिया बटी हुई है, मजहबी बुनियादों पे नहीं बटी। एक ज़माने में थी, वो लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया कि मजहबी बुनियादों पे हम जी नहीं सकते, उसका ख़त्म हो गया। अब दुनिया हकीकत की दुनिया में लोग रह रहे हैं। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और सर मैं इस्लामाबाद में एक अपने कोलीग के साथ खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में, तो हमारे से थोड़े से फासले पे कुछ चीनी बैठे हुए थे 3-4। तो उसने कहा कि ये देखो फर्क कितना है कि अगर यहाँ पे इंडियंस बैठे होते तो हम उनके साथ उनके पास जाते या उनको अपने पास बुलाते, हम उनको ऑफर करते कि भाई आप हमारे साथ खाना खाएं। लेकिन चीनियों के साथ स्टेट लेवल पे जितनी भी मोहब्बत है, लेकिन हमारे यहाँ कल्चरल अफिनिटी नहीं है, हम बिल्कुल उनसे भाई, बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। मैं बता दूं, मैं अमेरिका में गैस स्टेशन पे जाता हूँ या कन्वीनियंस स्टोर पे दाखिल होता हूँ, अपनी शक्ल का आदमी नजर आता है, चाहे वो इंडियन हो पाक, हम फौरन लपक के जाके हिंदी कह लें, उर्दू कह लें, उसमें गुफ्तगू शुरू कर देते हैं और इतना कंफर्टेबल होते हैं कि चिंगम भी खरीद ली, खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और एक लेवल ही डिफरेंट हो जाता है बनिस्बत के कोई अंग्रेज अमेरिकन खड़ा हो या कोई और मुल्क का खड़ा हो, चाइना का खड़ा हो, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, अपना जैसा नजर आता है लपक के हम अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, अपनी जबान में इधर उधर की बातें फालतू शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 100%, इसमें सेकंड ओपिनियन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे पहले बता रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आपका एक पार्टनर इंडियन था, तो हाँ, उसके बारे में बताइए, क्या नाम है उनका अगर आप बताना चाहें, तो कैसी रिलेशनशिप है उनके साथ अब? अब बेहतरीन रिलेशनशिप, डॉक्टर हैं, और उनका नाम था बाला सुब्रमण्यन। कभी भी मैं पहला नाम सही नहीं ले पाया उनको, उनको यही शिकायत है। सुब्रमण्यन बाला, डॉक्टर बाला। मैंने सुब्रामेनियम उनके, बाला बाला हाँ सुब्रामेनियम। सुब्रमण्यन, हाँ सुब्रमण्यन बाला। हाँ मैंने हाँ। 10 साल उनके साथ प्रैक्टिस की है, 10 साल हम्म। मेरा उनके साथ बिजनेस रहा है। कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एक दिन हम लोग कॉफी शॉप में फिजिशियन लाउंज में बैठे थे, दोनों शिकायत करते, उनका चलो यार मिलके करते हैं, 3-4 अस्पताल मैंने कहा चलो, और शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर मैं स्लो डाउन हो गया, वो मुझसे ज़रा यंग है, तो मैं क्या यार मैं तो जा रहा हूँ, उन्हें हाथ मिलाया, थैंक यू वेरी मच, अपना पैसा लिया, इधर हो गया उधर हो गया। आज भी उनसे मेरे घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके बाहर खाना खाने जाते हैं उनकी बेगम के साथ, अपनी बेगम के साथ हम लोग मिलते हैं। कोई जहन में भी नहीं है, बल्कि बादों को कहते हैं यार डॉक्टर साहब वापिस आ जाएं यार, क्यों क्लिनिक बेड, मैं अस्पताल कम करता हूँ, क्लिनिक ज़्यादा करता हूँ। हाँ, तो कहते हैं यार अस्पताल ज़्यादा शुरू कर दें आप। तो बिल्कुल मेरे तो बेहतरीन ताल्लुकात हैं, बेहतरीन ताल्लुकात हैं और आज भी, आज भी। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं वो काफी रोल अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने में, क्योंकि आपने दुनिया देखी है, आप सफर भी करते होंगे, अमेरिका को देखते हैं दिन रात कि ये लोग किस तरह बिहेव करते हैं, रूल ऑफ लॉ की क्या सिचुएशन है। तो इस लिहाज से अगर आप लोग जो हैं कुछ जॉइंट स्टेटमेंट दें, पाकिस्तानी जो तो थिंकिंग पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत हैं आजकल, तो वो अगर इस तरह की कुछ स्टेटमेंट दें कि भाई पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है और ये जो हॉस्टिलिटी है इसको खत्म करें, क्योंकि जो बंदा बाहर रहता है उसका विजन डिफरेंट होता है जो यहाँ पे रहता है उससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने मुतालिक बात कर दूं, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात होगी। जब मैं पाकिस्तान में भी था, स्टूडेंट था, उस वक्त भी मैं यही बात करता था। मैं कहता था मेरी कोई दुश्मनी इंडिया से नहीं है, मेरा मसला कश्मीर नहीं है, मसला कश्मीर जो है वो कश्मीर का मसला है, और वो जाने, हम उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। हम उनको यही, ये मैंने स्टूडेंट लीडर तकरीरों में कहा था कि मैं कश्मीरियों को नसीहत करूंगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजें, अपने अपना पेट काटें और बच्चों को पढ़ाएं। इसी तरह वो तरक्की करेंगे और इसी तरह वो आज़ादी अगर हासिल करना चाहते हैं, इसी तरह आज़ादी होगी। ये आग और खून और बारूद से आज़ादी कभी नहीं मिलेगी, इनसे हमेशा लाशें मिलती हैं, भूख मिलती है। आप समझ रहे ना? तो मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि हम पैराडाइम चेंज, पैराडाइम ये बनाया हुआ है सियासतदानों का, उनके अपने मकासद के लिए बनाया हुआ पैराडाइम है। वो नेगेटिव पॉलिटिक्स के पे ऊपर जीते हैं। आपकी बुराई करी तो मैं अच्छा हो गया, आप अच्छे हो गए तो मैं बुरा हो गया। समझ लें, इंडिया बुरा है तो पाकिस्तान है इसको खौफजदा करके रखा हुआ है, पाकिस्तान को भी खौफजदा करके आलम खौफजदगी में रखा हुआ है,
और इंडियन का भी कोई रवैया इतना, मैं नहीं कहूँगा कि लीडरों का, इंडियन लीडरों का और मौजूदा क़यादत का कुछ ऐसा है कि जो आलम खौफजदगी में रखा हुआ है लोगों को। हमें तो मिलना चाहिए, हमारी तो सरहदें खुलनी चाहिए, हमारा तो वीज़ा नहीं होना चाहिए, हम पासपोर्ट दिखाएं और अंदर आ जाएं, बस इंडियन पासपोर्ट है अंदर आ जाओ भाई, कोई सवाल जवाब नहीं। बिजनेस करना है बिजनेस करो, जो करना है। ये दुनिया जो है ना चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया का पैराडाइम चेंज हो रहा है, और जो पुरानी दुनिया तक थी ना वही चीज़ वापस आ रही कि तजारती बुनियादों पे एक दूसरे से ताल्लुकात होंगे। आप समझ रहे हैं, तजारती बुनियादों पे ताल्लुकात होंगे, एक दूसरे की बका में हम सब की बका होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन आप देख लें, इंडिया की मिसाल देख लें, इस्लाम की देख लें, उन लोगों ने ताल्लुकात एक दूसरे से जोड़े हुए थे, तजारती बुनियादों, मजहबी बुनियादों पे नहीं जोड़े हुए थे। तो मैं तो समझता हूँ कि हमको 100% या 200% हमको इंडिया से ताल्लुकात न सिर्फ बेहतर करने होंगे, और हमको अपने ऊपर नज़र डालनी होगी, इंडियन पे नहीं डालनी होगी। हम अपना रवैया दुरुस्त करें बहैसियत इंसान के, और यही हर किताब आपको पढ़ाती है, पहले हम दुरुस्त हो, हम इंडिया की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, हम इंडिया की तरफ जाएं। भाई हमारी सरहदें हम खोल रहे हैं, तो आज के बाद से तुम हम पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नहीं लगाना, हम ना इधर से रोकेंगे ना उधर से रोकेंगे, तुम ही रोक लो अगर तुम रोकना चाहो, हम तुम हमारे भाई हो, आओ काम करो। हो सकता है चंद लोग मुझे गद्दार कहते हैं, पाकिस्तान में ये फतवा बड़ा जल्दी फ़रोख्त होता है, लेकिन मैं तो पाकिस्तान की भलाई की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम की भलाई की बात कर रहा हूँ। ये मौजूदा जो सियासत है उससे मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ, हमेशा करता था मैं। जी डॉक्टर साहब, आपने गद्दारी के फतवे की बात की, तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है ना, इस लिहाज से आप देखें तो पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट ट्रेटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। तो कोई ऐसा लीडर नहीं है, इंटेलेक्चुअल भी शायद ही कोई हो, जिस पे गद्दारी का इल्जाम ना लगा हो। यानी जिस बंदे ने, जिस शख्स ने करारदादे लाहौर पेश की थी 1940 वाली, शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक, उन पे गद्दारी का इल्जाम लगा, हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे गद्दारी का इल्जाम लगा, और भुट्टो साहब को जैद हामिद ने कहा कि भुट्टो वाज द ग्रेटेस्ट ट्रेटर इन पाकिस्तान। तो शायद ही कोई बचा हो जिस पे ट्रेटर का इल्जाम ना लगा हो। फातिमा जिना पे लगा, नाम जी, फातिमा जिना पे लगा, खान अब्दुल गफ्फार खान पे लगा, वे जिनको सरहदी गांधी कहा जाता, उन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा। एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है जो गद्दारी का जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, बशमूल मोहतरमा फातिमा जिन्ना। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, तारीख नई तौर पे लिखी जा रही है, लियाकत अली पे भी गद्दारी का इल्ज़ाम आ रहा है, शायद आपके इल्म में ये बात ना हो। हाँ, लियाकत अली पे भी गद्दारी की बातें की जा रही हैं, जैसे इंडिया के उस साइड गांधी के मुतालिक बातें की जा रही हैं। तो मैं तो हैरान होता हूँ, मैं कि तारीख री राइट हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही करें, पाकिस्तान में ये फतवा बहुत आसानी से बिकता है, काफिर और गद्दार मुंह अच्छा उठाए सर, जिसको। मेरे सर एक दोस्त हैं, कश्मीरी हैं, वो इस्लामाबाद में रहते हैं। तो उनको कश्मीरी लीडर थे अब्दुल गनी लोन, हाँ उन्होंने हाँ अपने बेटे की शादी पे बुलाया, तो ये वहां गए, श्रीनगर घूमे फिरे, लोगों से मिले, तो वो कहने लगे कि मिलिटेंसी ने कश्मीरी मुआशरे को तबाह कर दिया है, और वो मिलिटेंसी से बिल्कुल तौबा ताइब हो गए कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत रास्ता चुना कश्मीरियों ने, इसने तबाह कर दिया उनको। हर रोज की हड़ताल, हर रोज की मिलिटेंसी जो है, तो हमें सोचना होगा कि कश्मीरियों का फायदा जो है वो मिलिटेंसी में नहीं है। भाई, ये तो शाहिर की एक नज़म है, उसके 2-4 शेर शायद मुझे याद आ रहे हैं। ये जंग क्या मसलों का हल या देगी, ए ये जंग तो शरीफ खुद ही इंसानों, एक मसला है। बहुत हाँ, बहुत ऐ जबरदस्त शरीफ नज्म है उनकी जी। ऐ शरीफ इंसानों, ये हम्म जंग तो खुद ही एक मसला है, हम्म ये तो मसलों का क्या हल देगी। हम्म आग और खून आज बख्शेगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और इत्तेहाज कल देगी। यस। कश्मीरियों के साथ तो हमने जुल्म किया है। मैं तो, अगर मुझे इजाजत दें आप, आपके तवज्जुह हम्म से, इंडिया के कश्मीरियों से मैं माफी मांगता हूं कि हमने तुम्हें सिर्फ शहीदों की लाशें और तुम्हें बर्बादी और बेवाएं और आग और खून बख्शा है हमने। हम शर्मिंदा हैं तुमसे, हमें तुम्हें कलम और कागज देना चाहिए था। तुम्हें आज अगर वो कौम, वो बच्चे 1947 से पढ़ रहे होते, तो आज कश्मीर 100% या जो भी 90% एजुकेटेड होता, एक मुख्तलिफ माशरा होता, हम्म सोच मुख्तलिफ होती। तो हमने उनको
कलम और कागज देने के बजाय हमने उनको क्या दिया, बम दिए, धमाके दिए। हमसे हमारा दोनों तरफ से कह सकता हूँ मैं, एक तरफ को यहाँ पाकिस्तान का तो खुद ही एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने टीवी पे आके कि हमने ये किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो लेकिन देखिए क्या किया, क्या हासिल हुआ हमारे यहाँ, क्या हासिल हुआ, आप मैं क्या कह सकता हूँ। इसलिए अभी भी वक्त है, कश्मीरियों से मैं कहूँगा कि तुम लोग तमाम बच्चों से, तमाम नौजवानों से, तमाम माओ बहनों से कि भाई तुम लोग पढ़ो, तुम पढ़ो, अपने आप पेट काटो, पढ़ो, तालीम हासिल करो। अगर तुम्हें हमसे इंडिया से छुटकारा लेना है, अगर लेना है, हमें तो मालूम भी नहीं है, अगर लेना है या किसी को आज़ादी लेनी है या कोई भी, उसके लिए तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तुम पढ़ो, तुम लड़ाई मत करो, कभी भी जंग मसलों का हल नहीं देती है। तो वो आखिरी उनका शेर था, बड़ा अच्छा है, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, हमारे और आपके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये है बस। मैं बिल्कुल ठीक। और सर मसला ये भी है कि हमारे अवाम को मसला कश्मीर के बारे में पूरे जो पूरे फैक्ट्स हैं वो भी नहीं बताए जाते। मसलन कितने लोगों को पता है पाकिस्तान में, और ये बात एजी नूरानी ने लिखी है अपनी किताब में द कश्मीर डिस्प्यूट, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने पब्लिश की थी 2014 में। उसमें वो ये कहते हैं कि इंडिया ने ऑफर की थी, माउंटबेटन जो थे गवर्नर जनरल उस वक्त, कि हम तीनों रियासतों में, जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन और कश्मीर में प्लेबिसिट करवा देते हैं। उस पर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, और आज जो है पाकिस्तानियों को ये बात बताई नहीं जाती। और फिर सर, और सरदार पटेल ने, जो इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ऑफर की थी कि आप हैदराबाद, दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। सरदार शौकत हयात ने, जो पाकिस्तान मूवमेंट के एक यंग लीडर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो पंजाब की जो पहली कैबिनेट बनी पाकिस्तान बनने के बाद, उसमें मिनिस्टर थे, वो लिखते हैं कि मैं लियाकत अली खान के पास गया और मैंने कहा सरदार पटेल की ये ऑफर बड़ी अच्छी है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कश्मीर में हमारी कैंपेन ठीक नहीं जा रही। ही वॉज इंचार्ज ऑफ दैट कैंपेन। तो लियाकत अली खान ने कहा कि शौकत, तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं इतनी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है वो छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? और ये वो बातें हैं सर जिनकी आज तक किसी स्कॉलर ने, पाकिस्तानी स्कॉलर ने तरदीद नहीं की कि ये बातें गलत हैं। और इंडियन साइड पर भी सैफुद्दीन सोज ने ये बात लिखी है, सरदार पटेल की जो ऑफर थी। और एजी नूरानी से बड़ा एक्सपर्ट मुझे तो नहीं पता कोई कश्मीर पे है, कोई पाकिस्तान में। और इस किताब पे सर डॉन में रिव्यू छप चुका है, किसी ने नहीं कहा कि एजी नूरानी ने गलत बातें लिखी हैं। मैंने इस किताब को पढ़ा है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, ईमानदारी की बात है, पूरा नहीं पढ़ा, काफी हद तक पढ़ा। देखिए, जो आज से जहां तक तारीख पढ़ाए जाने का या आम आदमी को नहीं मालूम है, तकरीबन 3/4 सदी गुजर चुकी। 75 साल के बाद आज के बच्चे को पार्टीशन का नाम ही नहीं मालूम है। इंडिया में जाके पूछ लीजिए, पाकिस्तान में पूछ लीजिए, बस जो पढ़ाया जाता है पार्टीशन, तो उन्हें मालूम नहीं कि बंटवारा था या क्या था, उनको नहीं मालूम। तो मतलब उमन जो इतनी पुरानी तारीख पे मैं उमन तबसरे करता नहीं, क्योंकि जो लोग गुजर गए वो जवाब नहीं दे सकते। अगर हमें उस तारीख पे तबसरे करने, मैं अभी आता हूँ असल पॉइंट की तरफ, तो हमें उन हालात में जाना पड़ेगा, उन मारूजी हालात में जाना पड़ेगा, उस वक्त के माशरे में जाना पड़ेगा, सियासी हालात में जाना पड़ेगा, कैसे सियासी हालात थे, क्या मारूजी हालात थे, क्या माशी हालात थे कि उन्होंने ये फैसले किए। लेकिन अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। बिल्कुल आज को देख के मैं कह सकता हूँ कि ये फैसले गलत थे, ये फैसले गलत थे। लेकिन मैं उनको तनकीद नहीं कर रहा, किसी शख्सियत को, उन्होंने किन हालात में फैसले दिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जाती होगी, उनका इंतकाल हो चुका है, चाहे वो पटेल हो, चाहे गांधी हो, जिन्ना हो, ये फैसले गलत थे, कोई सेंस ही नहीं बनता था। हैदराबाद दक्कन में मुसलमान की हुकूमत थी, अक्सरियत हिंदुओं की थी। जूनागढ़ में मुसलमान की हुकूमत थी, अक्सरियत हिंदुओं की थी। कश्मीर में हिंदू की हुकूमत थी, अक्सरियत मुसलमानों की थी। ऐसे ये महमूदाबाद, ये सब चीज़ें, जूनागढ़, ये सब आप देखेंगे ना, आप कहेंगे हमारी, मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि उस वक्त के जो सियासी फैसले थे बड़े गलत थे। मैं इसी वजह के कहता हूँ वो लीडर ईमानदार थे, बहुत मुखलिस थे अपनी कॉज के साथ, लेकिन विजनरी नहीं थे। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, उसमें मैं सबको शामिल करता हूँ, पाकिस्तान की साइड के लीडरों के, वो विजनरी नहीं थे,
वो बड़े बड़े ईमानदार थे, सच्चे थे, अपनी कॉज में दयानतदार थे, लेकिन विजनरी नहीं थे। अगर आज वो फैसले आप किसी भी एक आम आदमी के सामने रख दें, वो तो 1 मिनट में फैसला कर देगा, यार कश्मीर ले लो, हैदराबाद इंडिया के दरमियान में बसा हुआ है, सारी हिंदुओं की आबादी है, समझ रहे ना, तो हम कहाँ से वहाँ पे हुक्मरानी कर पाएंगे। इन्हीं बुनियादों पे नेहरू ने मना कर दिया था कि बलूचिस्तान नहीं लेंगे। उन्होंने कहा हम इतनी दूर कहाँ जाएंगे फ्लाई करके, समझ। तो कलात, जो उस वक्त प्रिंसली स्टेट थी, कलात, और इस तरह की चीजें मैंने पढ़ी हैं कि कलात ने अप्रोच किया था इंडिया को, लेकिन इंडियन लीडरशिप ने मना कर दिया कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल और ये बिल्कुल एक अच्छा फैसला था। बिल्कुल, वो विजनरी लोग थे। देखें, आज भी पाकिस्तान की जो, मैं बड़े माजरत के साथ पाकिस्तानी सामीन के लिए, को मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक मामूली तालिब इल्म की हैसियत से जो सियासत पे थोड़ी बहुत नजर रखता है, मैं समझता हूँ कि वो लोग बड़े ईमानदार थे, दयानतदार लीडर थे, अपने कॉज के साथ मुखलिस थे, झूठ नहीं बोलते थे, मक्कारी नहीं करते थे, पर्सनल गेन नहीं लेते थे, लेकिन उनके अंदर विजन की मुझे कमी नजर आती है, जिसके नताइज आज हम भुगत रहे हैं। हम उनको बुरा नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। और आज भी देखें आप, लीडरशिप क्या है, शॉर्ट साइटेड है, शॉर्ट साइटेड है। पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, बातें क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या बातें कर रही है कि 14 सीटें होंगी तो 15 नहीं होंगी। वो पाकिस्तान में कराची का बेड़ा गर्क है। मैंने लोगों से कहा था कि कराची तो दुनिया के सामने है, एक बहुत बड़ा शहर है, उसके हर चीज उबल के आ जाती है सामने। पंजाब के दूर दराज गांव में जाओ, सिंध के रेगिस्तानों में जाओ, तुम रो पड़ोगे वहां देखकर। उनकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सियासत में उलझे हुए, तेरी हुकूमत मेरी हुकूमत, 14 सीट इधर चली गई, 15 सीट। 75 साल से पाकिस्तान ने एक धंधा बहुत अच्छा किया है, सियासत का धंधा बहुत अच्छा किया है। जब जो हुकूमत ले लें आप, एक हुकूमत जाती है तो वो अपोजिशन में आती है, दूसरी हुकूमत अपोजिशन से निकल के हुकूमत में आती है, जो अपोजिशन में जाती है तो दूसरी हुकूमत को गिराने लगती है। ये हम 75 साल में सियासत का धंधा बेहतरीन चला है पाकिस्तान, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आपने डॉक्टर साहब जूनागढ़ की आपने बात की, जूनागढ़ की, तो उसपे सर हमारे एक रिटायर्ड एम्बेसडर हैं शाहिद अमीन, उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे किताब लिखी है, कराची में रहते हैं अभी वो। तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करना पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी, और इसने पाकिस्तान का जो मौकफ था, जो पाकिस्तान की पोजीशन थी कश्मीर पर, उसको इरोड कर दिया। ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन फिर कोई बात आती है कि जो हमारा मीडिया है, खासतौर पे हमारे उर्दू अखबारात, वो इन चीजों का जिक्र नहीं करते। कोई हमारा टीवी एंकर इन चीजों का जिक्र नहीं करता, इसलिए हमारे अवाम को इन फैक्ट्स का बिल्कुल भी पता नहीं है। और दूसरी सर, आखिर में मैं थोड़ी सी बात करूं कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, और बाकी लोग भी आजकल ये कहते हैं कि ये इंडिया मोदी का इंडिया है, ये नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी, जब तक नरेंद्र मोदी वजीर आजम है हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उस पे अगर आप इंडियन से बात करें तो वो ये कहते हैं, भाई क्या उससे पहले जो है इन दोनों मुल्कों के दरमियान घी और शहद की नहरें बह रही थी जो अचानक बंद हो गई? इससे पहले मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह के तो किसी ने नहीं कहा कि वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे, उस वक्त भी हमारे ताल्लुकात बड़े खराब थे। और अगर सर ये बात दुरुस्त है कि गांधी और नेहरू अच्छे लोग थे, तो फिर हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हमारे जो बच्चों को किताबें हम पढ़ा रहे हैं, उनमें तो नफरत गांधी और नेहरू के खिलाफ ज्यादा है, कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा है। बीजेपी के खिलाफ तो अभी तक नफरत नहीं आई। तो क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नफरत नहीं निकलवानी चाहिए थी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में है? देखिए, इमरान खान साहब को आप बहुत बड़े कसूरवार है। सबसे पहले तो मैं वजाहत कर दूं, जिसे कहते हैं डिस्क्लेमर देना। मैं इमरान खान को जरदारी, नवाज शरीफ, बाकी मानदा, अल्ताफ हुसैन, बाकी मानदा लीडरान से मुख्तलिफ नहीं समझता। वो वैसे ही लीडर है जैसे वो लीडर थे। लेकिन जहाँ तक देखिए पाकिस्तान में तारीख है ना, अगर आप पूछें आज के बच्चे से मुराद पढ़े लिखे आदमी से, मैट्रिक इंटर से, कि पाकिस्तानी तहरीक आज़ादी हिंद या तहरीक आज़ादी पाकिस्तान, जो भी नाम देना चाहें दे लें, तो उसके लीडर कौन थे? क्या क्या, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म।
और बहुत अगर आपने उस पर जोर दिया तो सर सैयद पे आ जाएगा, और या मौलाना मोहम्मद अली जौहर लियाकत की तलवार है और फला उसकी है, उसके अलावा उनको कोई लीडर ही नहीं मालूम। ये तो हमें यहाँ पढ़ाया जाता है कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, कायद आज़म ने ताबीर थी, और बस एक गाना है और बस उसका शुरू हो जाता है। हमारी तारीख तो पढ़ाई नहीं गई, तारीख तो पढ़ाई नहीं गई। हमने कभी अब्दुल गफ्फार खान सरहदी गांधी के मुतालिक पढ़ाया कि उनका क्या रोल था तहरीक आज़ादी हिंद में। कभी हमें वो इनायतुल्लाह मशरिकी जिन्होंने बेलचा तहरीक शुरू की थी, खाकसार तहरीक, उनका रोल पढ़ाया गया, उनका ममनू है पढ़ाना। हज़ारों हिंदुओं का रोल है पाकिस्तान के बनाने में। आपको जो आप अभी किसका नाम ले रहे थे, मैं भूल गया, बरला टाटा का, इनमें से कोई टाटा था या बरला था, उसने पाकिस्तान की मूवमेंट को फंडिंग की थी। ये मैं तारीखी किताबों पे ज़्यादा इतबार इसलिए नहीं करता कि मौर्रिख का झुकाव हमेशा एक तरफ होता है। मौर्रिख बहुत कम मौर्रिख न्यूट्रल होते हैं, ज़्यादातर झुकाव होता है। तो मैं एक दफ़ा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से अमेरिका की गया था, तो मैंने वहाँ के अखबारात में देखा था, तो उसमें लिखा हुआ था, अखबार की हेडिंग थी, वो भी गलत हो सकती है, कि बरला था, टाटा था या उस ज़माने का कोई बहुत मशहूर आदमी था, उसने पाकिस्तान मूवमेंट की, हिंदू था, उसने पाकिस्तान मूवमेंट की हिमायत की थी और पैसे दिए थे। अब आप अच्छा, बताइए। बिरला टाटा का तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन एक तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की, जिसमें ज्यादातर ऑफ कोर्स हिंदू थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान की डिमांड की हिमायत की थी। और इवन सरदार पटेल ने भी कहा था कि इस वक्त मुसलमानों में अलहदगी के जो जरासीम हैं बहुत फैल गए हैं, तो इसलिए उनको अलहदा कर देना ही बेहतर है, क्योंकि अगर जिस्म के एक हिस्से को गैंग्रीन हो जाए तो बजाय इसके कि पूरा जिस्म उससे मुतासर हो, उस हिस्से को काट फेंकना चाहिए। तो सरदार पटेल वाज द पर्सन हु प्रिवेल्ड ऑन गांधी एंड नेहरू, वरना वो पार्टीशन के बिल्कुल हक में नहीं थे। लेकिन उसने कहा कि भाई अगर आप अभी डिवाइड नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत बड़ी कई दफा डिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दफ्तर में जो मुसलमान मुलाजम होंगे वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होंगे, और जो हिंदू मुलाजम होंगे वो इंडिया के लिए काम कर रहे होंगे। और हमारा जो पहला लॉ मिनिस्टर था सर, वो जोगिंदर नाथ मंडल था, हिंदू था। चला गया वापस, उसने चला गया उसने वापस। पाकिस्तान की तहरीक की हिमायत की थी, बिल्कुल और बिल्कुल। वो मायूस होकर 1950 में वापस चला गया था। और उसने जो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है वो इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में किसी को उसका पता नहीं। उसने ये कहा बिल्कुल था कि मशरकी पाकिस्तान में 10,000 हिंदुओं को कत्लेआम हुआ है, और मैं मिनिस्टर होते हुए भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन हाँ, आज किसी बिल्कुल किसी हमारी टेक्स्ट बुक में, किसी हिस्ट्री बुक में इन चीजों का जिक्र नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जी। मैं एक बात, मेरी ज़्यादातर मालूमात तारीख़ की किताबें पढ़ता हूँ, तफरीह के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन उसको मैं ज़्यादा सच्चा समझता नहीं हूँ। क्योंकि तारीख़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, मौर्रिख हमेशा टिल्टेड होता है। जैसे अगर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लिखूंगा तो कुछ और लिखूंगा, कोई और ज़ैड हामिद लिखेगा वो कुछ और लिखेगा, आप समझ रहे हैं ना। तो मौर्रिख हमें टिल्टेड, मैंने अपनी नॉलेज, जो ज़्यादातर नॉलेज है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका में जाकर ली थी। अखबारात पढ़े थे, सिर्फ अखबारात की हेडिंग, तो हो सकता है वो भी गलत हो। तो देखिए, जो पटेल का मौक़िफ़ था ना, बिल्कुल मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। नेहरू का भी मौक़िफ़ बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। देखिए, जो इंडिया का उस ज़माने का मुसलमान था, गरीब, उसको तो कुछ मालूम नहीं था, उसको तो इस्लाम ही नहीं मालूम था मुसलमान को। उसका एक ही नारा था यूबी वोबी में, बट खाएंगे कलेजी खाएंगे पाकिस्तान लेके रहेंगे। बट खाएंगे कलेजी खाएंगे पाकिस्तान लेके रहेंगे, बड़ा मशहूर नारा था, पता नहीं आपने सुना हो या ना सुना हो। तो जो बात पटेल ने की थी, तारीख़ी लिहाज से बिल्कुल गलत कही थी। मैं बता देता हूँ क्यों। 1000 साल से पाकिस्तान, इंडिया में भारत एक हमाजहती मुल्क है। मुसलमान और हिंदू साथ रहते आ रहे हैं, साथ रहते आ रहे हैं। मैं 63 में भी अपनी वालदा के साथ इंडिया गया था। मुझे इंडिया से एक अजीब तरह का लगाव है, एक कदीम पुरस्कार, ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने वहाँ पे मंदिरों में मुसलमान औरतों को जाते देखा है, निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार है, क्या है, उसके ऊपर हिंदू दरगाह औरतों पे को, हिंदू जी। मर्दों को देखा है। तो 1100 साल से मुसलमान हिंदू यूं करके साथ रह रहे थे, एक ही दफ्तर में भी काम करते, एक घर में हिंदू मुलाजिम है तो दूसरे घर में मुसलमान मुलाजिम है। कई जंगें हैं, जो एक अब्दाली की जंग है, उसमें अब्दाली के साथ कितने हिंदू राजा शामिल थे वो मराठों के खिलाफ। तो ये बात गलत थी, लेकिन ये तासुर सियासी लीडरों ने पैदा किया था, उनके अपने ज़ाती मफाद के लिए या अपने सियासी मफाद के लिए, कि हिंदू और मुसलमान
दो कौमें। सर सैयद ने जो तासुर पैदा किया था वो ये इसलिए नहीं पैदा किया था कि हम दो कौमें बढ़ जाएं। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की ज़बान उस ज़माने में फ़ारसी थी, क्योंकि मुसलमान अंग्रेज़ों के आने से पहले हुक्मरानी कर रहा था, तो सरकार की ज़बान फ़ारसी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदुओं ने क्या किया, उन्होंने अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दी, और मुसलमानों ने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रहे थे, फ़ारसी पढ़ रहे थे जोम में आगे। तो उस ज़माने में एक मुहावरा निकला था, पता नहीं किसने निकाला था, सही, पढ़ो फ़ारसी बेचो तेल। तो उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें इस लिहाज से कि आपको पढ़ना होगा, हिंदू पढ़ रहा है और आप पुराने, वो एक बड़ा मशहूर, मैं ज़रा थोड़ा सा भटक ना जाऊँ, रवीश कुमार एक इंडिया का बहुत बड़ा इम्पार्शल मैं एंकर कह लूँ, टीवी का आदमी कह लूँ, मुफक्किर कह लूँ, उसका वीडियो, उसकी चीज़ें मैंने बहुत देखी, जैसे आपकी देखी उसकी भी देखी। इतनी खूबसूरत उसने बात की है, उसकी बात का खुलासा मैं एक लफ्ज में आपके सामने, रवीश कुमार का, लिटरली शकील चौधरी साहब, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को आप लेके आए। रवीश, उसने ऐसी नसीहत की है मुसलमानों को कि 2-4 मिनट तो आपकी समझ में नहीं आया कि ये गाली दे रहा है, मार रहा है मुसलमानों को, ये क्या कर रहा है। उसने एक बाप बनकर मुसलमानों को नसीहत की है कि तुम अपनी हालत तो सुधारो पहले, तुम अपने, 1 मिनट में बस एक लफ्ज में उसका खुलासा दे दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा, बहुत से वीडियो। उसने कहा, उसने बाप बनकर मुसलमानों को मुखातिब किया। हमने किया क्या है बताइए। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो कहना कि मुसलमान और हिंदू एक अलग कौम है, हो सकता है कि मजहब के लिहाज से अलग हो, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़बान से जुड़े हुए हैं। उर्दू का जो जिसे कहते हैं जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है, किसी अरबी से नहीं हुआ है, फारसी से नहीं हुआ है, संस्कृत से जन्म हुआ है। आप देखें तो ये, मैं इस बात से एग्री नहीं करता जो पटेल ने कही थी या लोगों ने कही थी कि अलग अलग कौमें, मैं नहीं समझता। लेकिन सर जिन्ना साहब ने और मुस्लिम लीग ने तो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे ही तो तहरीक चलाई थी ना। उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ना बना तो इंडिया में इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान बनाना बहुत जरूरी है। और लोग यही कहा था कि हमारा गुजारा नहीं है, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि वो पंजाब में हिंदुओं को अपने साथ रखना चाहते थे, बल्कि अपने अंडर रखना चाहते थे, और बंगाल भी पूरे का पूरा चाहते थे और हिंदुओं के साथ वहां बंगाल की हद तक रहने के लिए तैयार थे। तो ये भी एक तजाद नहीं है क्या? देखिए जिन्ना साहब, हमारे पहले जिन्ना साहब पे तबसरा करने से पहले एक बात अर्ज कर दूं कि हमारे यहाँ जब हम किसी को चाहने पे आते हैं तो वो कहते हैं ना कि इतना भी ना चाहो कि दब निकल जाए, इतना चाहते हैं कि उसको रहमतुल्लाह बना देते हैं, नबी के बराबर पहुंचा देते हैं, समझ रहे हैं। तो उनके ऊपर बोलना ऐसा होता है जैसे गद्दारी, पाकिस्तान के अब गद्दार हैं। तो जिन्ना साहब के ऊपर मैं तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ के सियासी हालात ऐसे थे, उनके अपने सियासी मकासद थे। वहाँ के बड़े बड़े जो यूपी के महाराजा राजा थे, नवाबीन थे, उनको लग रहा था कि 1947 के बाद, और स्पेशली एक और मैं हवाला दूंगा, 1937 का जमींदारी एक्ट था जो कांग्रेस ने पास किया था, और बाद में हुकूमत में आने के बाद उसको अमल दरामद भी कराया था, जिम्मेदारी ख़त्म कर दी थी। तो जो नवाबीन थे, महाराजा थे मुसलमान, उनको लग गया था कि कांग्रेस आएगी तो जमहूरी दौर आएगा और हम उसमें हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस बुनियादों पे अपने, मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, ये मेरा ख्याल है, सियासी बुनियादों के ऊपर उन्होंने ये सब बातें करी थी कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 1100 साल से आप सर्वाइव कर रहे थे, साथ रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। हिंदू राजाओं के मुसलमान वजीर आजम था, मुसलमान वजीर आजम के यहाँ मुसलमान राजाओं के हिंदू वजीर आजम थे, अकबर बादशाह का सिपह सालार हिंदू था, 1100 साल से साथ रह रहे थे। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम किसी गुजरे हुए आदमी पे, गुजरे हुए लीडर पे तबसरा करना बड़ा मुश्किल है, और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा तबसरा करूं जो, मैं इन सवालात को तारीख के स्टूडेंट के लिए छोड़ना चाहता हूँ, जो तारीख का स्टूडेंट हो, जो रिसर्च करे, पढ़े, हमको भी समझाए। लेकिन एक बात से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि तारीख गलत पढ़ाई गई, दोनों तरफ गलत पढ़ाई गई, दोनों तरफ। अगर यहाँ जी, आपने अकबर की बात की, बल्कि औरंगजेब आलमगीर का एक जर्नैल था, वो हिंदू था, शिवाजी, जो शिवाजी, जी शिवाजी का बॉडीगार्ड, उनका जो चीफ बॉडीगार्ड था वो एक मुसलमान था।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवाजी का बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही थी। शिवाजी का कद बहुत छोटा था, वो किसी से जी मिलने जा रहे थे, जी। मैं बड़ा मशहूर है, मैं ये हमारा मौजू नहीं है भाई। अब्दाली कितना मशहूर है, अब्दाली जंग, उनके साथ हिंदू राजा मिले हुए थे मराठों के खिलाफ, और मराठे मुगल सल्तनत बचा रहे थे। आपको मालूम है ना, जब अब्दाली की जंग हुई तो मराठे जो है वो मुगल सल्तनत को बचा रहे थे, और हिंदू राजा अब्दाली के साथ मिले हुए थे कई। आप पढ़ ले तारीख में जाके। तो ये सब चीजें कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। हम 1100 साल से साथ रहे साहब, 1100 साल में तो जीन बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है, एक खून हो जाता है, एक रिश्ता हो जाता है। आप एक बीवी के साथ 30 साल रहते हैं तो शक्लें आपकी मिल जाती हैं बीवी से। तो मैं इन इन दलाइल को नहीं मानता, लेकिन गुजरे हुए लीडरान के ऊपर एक तो इतनी जज्बाती हम लोग कौम है, तबसरा करने से मैं तो गुरेज करता हूँ। और इन तमाम सवालात को मैं, ये जो लीडरों पे जो गुजर गए लीडर जो हालात थे, जी उनको मैं तारीख के स्टूडेंट के लिए छोड़ देता हूँ कि वो रिसर्च करें। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आजकल के हालात में हमको नया, जिसे हमने कहा, पैराडाइम सेट करना होगा। हमें अपनी कमजोरियां देखनी होगी, और दुश्मनी और दोस्ती और दुश्मनी की बुनियादों पे ताल्लुकात नहीं रखे होंगे, या अपनी सियासत को नहीं चमकाना होगा। रियासत के मफादात को मद्देनजर रखना होगा। रियासत से मुराद अफराद हैं, अवाम है। रियासत कोई ऊपर से चिड़िया का नाम नहीं है, अवाम है, अफराद है, उनके मफाद का ख्याल रखना होगा। और मैं तो तमाम आपके तवस्सुस से पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है, या सियासतदान है, या मजहबी रहनुमा है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा आपके तवस्सुस से कि देखें, ये तो आपका भी मजहब और दूसरों का भी मजहब यही तालीम देता है कि पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखो। आप समझ रहे ना, जी। उनके साथ अच्छे हुस्न। तो मैं समझता हूँ कि हमको अपना ये बिल्कुल पैराडाइम चेंज करना होगा, हमको बिल्कुल 180 डिग्री चेंज करना होगा। मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब आपने कहा। और हमारे यहाँ जो है ना जी, जो लोग अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते इंडिया से, वो एक आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जी इंडिया तो अखंड भारत चाहता है और उसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। तो जब मैं इंडियन से ये बात करता हूं तो वो कहते हैं भाई हमारी एम्बेसी कैसे है इस्लामाबाद में, आपकी एम्बेसी कैसे है दिल्ली में, अगर हम तस्लीम नहीं करते। हमने तो आपको एमएफएन भी दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, आपने हमें वो स्टेटस नहीं दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि अगर हम अखंड भारत चाहते, इंडिया को दोबारा मर्ज करना चाहते, तो हम पार्टीशन से एग्री ही क्यों करते। इवन सही नरेंद्र बात। मोदी साहब ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त कहा कि भाई मैं अखंड भारत का हामी नहीं हूं, मैं इंडिया के मौजूदा बॉर्डर्स के साथ बिल्कुल मुतमईन हूं। और डॉक्टर साहब पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी, कनाडा से एक आए हुए थे पाकिस्तानी कनेडियन, वो यही कहने लगे कि यार ये हमें पार्टीशन सही हुई गलत हुई उस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, और मुस्तकबिल पे नजर रखनी चाहिए कि मुस्तकबिल में क्या है। लेकिन अभी भी हमारी किताबों में वो इतनी नफरतें भरी हुई हैं, जब तक हम उससे नहीं निकलेंगे तो हम अपने मुस्तकबिल पे तवज्जो नहीं दे सकेंगे। तो कोई बिल्कुल। फाइनल थॉट हो तो आप प्लीज ब्रीफली कीजिएगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा बार बार, इंडिया और पाकिस्तान से के तवस्सु इंडिया और पाकिस्तान के वास्ते से सिलसिले से, कि हमको अपने नेबर से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, हमारे लिए तिजारत की मंडी है, और बहुत बड़ा मार्केट है, हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। मैं ज़्यादा कम तो नहीं जानता, लेकिन बज़ाहिर जो दुनियावी चीज़ें, हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हमारे अंदर मोहब्बत बढ़ेगी, अमन आएगा। फ़ौजी अखराजात आप दूसरी तरफ ले जाएं, मैं कह रहा हूँ कम नहीं करें, आप उस पर रिसर्च पे जाएं, उस पर जाएं, मैं उस पर नहीं कह रहा। लेकिन ये कि मुल्क में अमन आएगा, जब अमन आएगा तो तरक्की आएगी, तामीर होगी। तो मैं तो दोनों तरफ के लीडर से, और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के लीडरों से कहता हूँ कि नफरत आमेज जुमले और मत बोलें, तहजीब के दायरे में रहें, और अपने अवाम की फलाह और बहबूद को मद्देनजर रखें, ना कि अपनी पार्टी या सियासी मकासद के लिए। मैं तो यही समझता हूँ कि हमें इंडिया से भी, बल्कि अफगानिस्तान से भी, ईरान से भी हमारे क्या झगड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, नेबर हैं। और इंडिया से का साथ तो हमारा 1100 साल का साथ है सर, हम कहाँ से अलग हो सकते हैं उनसे। तो यही जमीन, ये इंडिया ही की जमीन थी, यहीं पे टक्सेलाई में गौतम बुद्ध वगैरह आ चुके हैं, समझ रहे ना। सिखों के इतने बड़े लीडर, उनके जो बानी है वो यहाँ आ चुके हैं, उनका सबसे बड़ा जो मंदिर और वो यहाँ पे है, बल्कि इसी इसी गुरुद्वारा। हाँ जी, इसी रीजन से ताल्लुक था उनका, इसी इसी हाँ मुल्क से उनका ताल्लुक हाँ, था। सो थैंक यू वेरी बिल्कुल मच बिल्कुल। सर।
इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।